एपिसोड 221 टू 230। अध्याय 221। त्यानिक्सियोन वंश का विनाश। 2। त्यानिक्सियोन वंश शहर के उत्तरी भाग में स्थित था। त्यानिक्सियोन प्रांगणों के विशाल हॉल से कुछ ही आगे त्यानिक्सियोन वंश के नेता त्यानिक्सियोन ली अपने सिंहासन पर दो लोगों के साथ बैठे थे। दोनों युवा थे, लेकिन उनकी उपस्थिति असाधारण थी और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जिससे दूसरों को यह आभास होता था कि ये दोनों आम लोगों जैसे नहीं हैं। एक साल पहले भले ही जियान चेन से त्यानिक्सियोन कबीले को भारी नुकसान हुआ था और वेक सिटी की नज़रों में अब वे नंबर 1 कबीले नहीं रहे थे, फिर भी सभी यह समझते थे कि त्यानिक्सियोन कबीले के शीर्ष योद्धाओं की शक्ति में जरा भी कमी नहीं आई थी। युद्ध कौशल के मामले में वे अब भी नंबर 1 कबीले का स्थान बनाए हुए थे। इसका मुख्य कारण त्यानिक्सियोन ली था। हालांकि वह मध्य महान संत गुरु स्तर पर ही रुक गया था, लेकिन उसके पास पृथ्वी तत्व से युक्त संत शक्ति थी जो उसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाती थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च महान संत गुरु स्तर के लोग भी त्यानिक्सियोन ली का मुकाबला नहीं कर पाते थे। हालांकि वेक सिटी पर नियंत्रण के मामले में त्यानिक्सियोन वंश अब पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहा था। इसका कारण ये था कि त्यानिक्सियोन कान की मृत्यु ने त्यानिक्सियोन ली को गहरा आघात पहुंचाया था। इसी वजह से उन्होंने वेक सिटी पर अपने त्यानिक्सियोन वंश के नियंत्रण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त सैन्य शक्ति होने के बावजूद उनकी शक्ति कम हो गई। इस वर्ष के दौरान त्यानिक्सियोन ली में भी काफी बदलाव आया था। उनका पूरा शरीर पतला हो गया और उनके बाल भी सफेद हो गए। त्यानिक्सियोन ली के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। उनके चेहरों पर एक अलग ही जोश था और अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग वेक सिटी के बड़े भाड़े के सैनिकों के समूहों के जाने माने नेता और कप्तान थे। उनमें से प्रत्येक एक अलग भाड़े के सैनिक समूह का प्रतिनिधित्व करता था और अपने अपने तरीके से बहुत शक्तिशाली था। प्रत्येक भाड़े के सैनिक समूह में 100 से अधिक लोग थे जिनकी ताकत अन्य समूहों से कहीं अधिक थी। उसके सामने खड़े समूह में 2 ऐसे वरिष्ठ नेता भी थे जो 2 अलग अलग कुलों के मुखिया थे और जिनके पास बहुत अधिक राजनीतिक शक्ति थी। इन लोगों के समूह को वेक सिटी में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली माना जा सकता था। वे तभी एक साथ इकट्ठा होते थे जब कोई बड़ी घटना घटित होने वाली होती थी, अन्यथा सभी का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए इस दृश्य को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाता था। भाइयों, मैंने आज यहाँ सभी को एक व्यक्ति को मारने में मेरी सहायता करने के लिए आमंत्रित किया है। त्यानिक्सियोन ली ने प्रत्येक भाड़े के समूह के प्रतिनिधियों से ऊंची आवाज में कहा। हाँ, त्यानिक्सियोन ली, हम 1 दर्जन से ज्यादा सालों से दोस्त हैं। आपको जिस भी चीज में मदद चाहिए बस पूछ लीजिए। जब तक मुझ में शक्ति है मैं जरूर करूंगा। त्यानिक्सियोन ली के बोलने के बाद एक हटे कट्टे दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया। जी हाँ त्यानिक्सियोन ली, हमारी दोस्ती में तुम्हें जिस भी चीज में मदद चाहिए बस पूछ लो। शादी की रात कुंवारी लड़की की तरह इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं, एक सांवले रंग के आदमी ने कहा। उसने छोटी पैंट पहनी हुई थी जिससे उसकी टांगों की मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो टांगें एक लात से स्टील की प्लेट को भी 2 हिस्सों में मोड़ सकती हों। उसके बाद पुरुषों के पूरे समूह ने त्यानिक्सियोन ली की मदद करने के लिए अपनी सहमति जाहिर करना शुरू कर दिया। ये सुनकर त्यानिक्सियोन ली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह वहीं बैठा रहा। मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। भावनाओं के भंवर में घिरे त्यानिक्सियोन ली के चेहरे पर अचानक दर्द भरी अभिव्यक्ति उभर आई। भाइयों, क्या आपको अभी भी याद है जब 1 साल पहले मेरे बेटे त्यानिक्सियोन कांग की हत्या कर दी गई थी? ये सुनकर सभी ने गंभीर चेहरे से एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो वे त्यानिक्सियोन ली के कुछ कहने का इंतजार कर रहे हों। त्यानिक्सियोन ली ने बोलना जारी रखते हुए कहा, 1 साल पहले एक युवक वेक सिटी में घुसा और मेरे बेटे त्यानिक्सियोन कांग की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने मेरे त्यानिक्सियोन कबीले को भी गंभीर आघात पहुंचाया और मेरे व्यक्तिगत रूप से उसका पीछा करने के बावजूद उसकी चालाकी के कारण यह व्यर्थ रहा। उसने जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के भूभाग का फायदा उठाकर मेरे त्यानिक्सियोन कबीले के विशेषज्ञों पर घात लगाकर हमला किया और अंततः मेरी पकड़ से बच निकला। जैसे जैसे त्यानिक्सियोन ली बोलता गया उसका चेहरा और भी क्रोधित होता गया। वह जियान चेन से दिल से नफरत करता था क्योंकि जियान चेन ने न केवल उसके बेटे त्यानिक्सियोन कांग को मार डाला था, बल्कि जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में उसके साथ खिलवाड़ भी किया था। उसके लिए यह एक व्यक्तिगत अपमान था। उसे इससे पहले कभी भी इतने कमजोर व्यक्ति से इतनी बुरी तरह हार का सामना नहीं करना पड़ा था। त्यानिक्सियोन ली, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बेटे का हत्यारा एक बार फिर वेक सिटी लौट आया हो? पहले वाला सावला व्यक्ति एक बार फिर बोला। त्यानिक्सियोन ली ने सिर हिलाते हुए कहा, कल की बड़ी घटना के बारे में तो सबने सुना ही होगा। जोहू भाड़े के सैनिकों का ही नहीं बल्कि पूरे जोहू कबीले का एक ही दिन में सफाया हो गया। हालांकि थोड़ी सी छानबीन के बाद पता चला कि जोहू कबीले और जोहू भाड़े के सैनिकों दोनों का नाश करने वाला जियान चेन नाम का 20 साल का एक युवक था। जैसे ही उन्होंने वह अंतिम वाक्य सुना, सभी के चेहरे सदमे के साथ साथ पत्थर की तरह सख्त हो गए। उन्होंने जोहू वंश के नरसंहार के बारे में तो सुना था, लेकिन त्यानिक्सियोन ली जितना उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक ही दिन में दोनों समूहों को नष्ट करने वाला व्यक्ति मात्र 20 वर्ष का युवक था। यह उनके लिए लगभग अकल्पनीय था। ये जानकारी मिलते ही पूरा समूह सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। त्यानिक्सियोन ली, ये जियान चेन जिसने जोहू वंश का नाश किया वह निश्चित रूप से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा। त्यानिक्सियोन ली ने भौहें चढ़ाते हुए हल्के से सिर हिलाया। मैंने 1 साल पहले उससे लड़ाई की थी और उसकी ताकत को अच्छी तरह समझ लिया था। ज्यादा से ज्यादा वह एक संत गुरु से ज्यादा कुछ नहीं था और मेरे एक भी वार को झेल नहीं पाया। फिर भी वह बहुत तेज था, इसलिए उसका पीछा करते हुए भी मुझे काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। इसी वजह से वह मुझसे बच निकला। इसके अलावा उसकी तलवार के वार भी बहुत तेज थे।
उसकी ताकत के स्तर का कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं पाता, और उस समय उसने जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में मेरे कबीले के संत गुरुओं को मार डाला था। हालांकि यह 1 साल पहले की बात है, लेकिन अगर वह अपनी ताकत बढ़ा भी ले तो भी एक सीमा तो होगी ही। असाधारण क्षमता वाला कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति 1 साल के भीतर संत गुरु से शिखर महान संत गुरु या पृथ्वी संत गुरु तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरा अनुमान है कि जो कबीले को खत्म करने में उसे किसी की मदद मिली होगी। त्यानिक्सियोंगली, क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने बेटे के हत्यारे को पकड़ने में हमारी मदद चाहते हैं? एक सामान्य दिखने वाले व्यक्ति ने पूछा। मैंने आज सबको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि उसे पकड़ने में मदद करें, बल्कि इसलिए बुलाया है कि अगर वह दोबारा भागने की कोशिश करे तो उसे रोक सकें। मैं नहीं चाहता कि वह फिर से मेरी पकड़ से बच निकले, और अगर उसने वाकई वेक सिटी में आने की हिम्मत की तो मैं त्यानिक्सियोंगली कसम खाता हूं कि वह शहर से जिंदा नहीं निकलेगा। त्यानिक्सियोंगली ने शपथ ली। जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी आवाज़ धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा। अध्याय 222 त्यानिक्सियोंग वंश का विनाश 3। जब हॉल में मौजूद लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तभी सफ़ेद वस्त्र पहने एक 20 वर्षीय युवक त्यानिक्सियोंग कबीले के द्वार की ओर बढ़ा। वह बेहद आकर्षक था और उसका चेहरा बेदाग था। उसके व्यक्तित्व में स्वाभाविक आकर्षण भी था, इसलिए उसे सामान्य दर्जे का कहना नामुमकिन था। ये युवक जियान चेन था। मुख्य हॉल को देखते ही जियान चेन की आंखों में हत्या करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसे अभी भी वह घटना अच्छी तरह याद थी जब त्यानिक्सियोंगली ने उसका पीछा करते हुए उसे वेक सिटी से बाहर निकाल दिया था। जियान चेन आमतौर पर संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन त्यानिक्सियोंग कबीले के सामने वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। दयालुता का उत्तर दयालुता से और शत्रुता का उत्तर शत्रुता से दो। यदि दयालुता की एक बूंद भी बही हो तो उसका उत्तर भरपूर दयालुता से दो। यदि घृणा हड्डियों तक गहरी जमी हो तो उसका 100 गुना बदला दो। ये जियान चेन का निजी आदर्श वाक्य था, जिसे उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक साधु के रूप में रहते हुए अपनाया था। आज भी जियान चेन ने अपनी सोच नहीं बदली है। त्यानिक्सियोंग कबीले का आंगन काफी सरल था, जिसमें ऊंचे द्वार थे जो बिना किसी समस्या के खुले रहते थे। अंदर झांकने पर 8 हटे कट्टे और मजबूत पुरुष दिखाई देते थे जो अपनी चमकती आंखों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते थे। जियान चेन ने अपनी चाल धीमी कर दी और शांति से खुले आंगन की ओर चलने लगा, मानो वह टहल रहा हो। वास्तव में उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके मन में जरा भी शत्रुता न हो। द्वार पर तैनात 8 पहरेदारों को जब जियान चेन के आने का आभास हुआ तो जैसे ही वह पास आया 2 आदमियों ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे आवाज लगाई, रुको, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को घूरते हुए जियान चेन ने आखिरकार एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। मैं तुम सबको मारने आया हूँ। सभी पहरेदार उसकी बात को निहारते हुए उसे घूर रहे थे। जब वह अपनी कही बात पर थोड़ा सोच ही रहा था तभी अचानक तेज रोशनी चमकी और जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार ने पहरेदारों पर वार कर दिया। पल भर में तलवार की नोक उन सभी के गले को भेद गई। जियान चेन का हमला बहुत अचानक हुआ था और इन रक्षकों के पास केवल एक महान संत के बराबर शक्ति थी। वे अपने संत हथियार भी नहीं निकाल पाए, इसलिए पलक झपकते ही ये 8 रक्षक आसानी से मारे गए। इन लोगों को मारने के बाद जियान चेन दहलीज पार करके आंगन में चला गया जहां सदस्यों का एक समूह मौजूद था। आप कौन हैं? वहीं रुक जाओ। जैसे ही जियान चेन ने आंगन में प्रवेश किया उसके चारों ओर जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी, क्योंकि 2 आदमियों की परछायां अचानक कुछ ही दूरी से जियान चेन की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। जियान चेन मन ही मन हंसा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि त्यानिक्सियोंग वंश कभी नंबर 1 वंश हुआ करता था। किसने सोचा होगा कि प्रांगण के द्वार के ठीक बगल में 2 संत गुरु किसी पर घात लगाकर हमला करने के लिए घात लगाए बैठे होंगे। इन संत गुरुओं की गति अत्यंत तीव्र थी। जिस क्षण जियान चेन अपने मन में ये विचार कर रहा था वे उसके पास पहुंच चुके थे और उससे लड़ने की तैयारी में अपनी तलवारें निकाल चुके थे। जैसे ही उन्होंने जियान चेन पर प्रहार किया उनकी तलवारों के साथ साथ प्रबल संत शक्ति भी प्रवाहित हो रही थी। ये दोनों संत गुरु अंदर से द्वार की रक्षा कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने जियान चेन को आंगन में प्रवेश करते देखा वे तुरंत हरकत में आ गए। चूंकि उन्होंने 8 पहरेदारों के शव देख लिए थे इसलिए वे जानते थे कि जियान चेन कोई कमजोर दुश्मन नहीं है और उन्होंने बिना किसी संकोच के उससे मुकाबला शुरू कर दिया। संत हथियार जियान चेन से आधा मीटर की दूरी पर आकर रुके, तभी प्रकाश पवन तलवार तुरंत जियान चेन के हाथों में प्रकट हो गई। चांदी की रोशनी की एक चाप के साथ प्रकाश पवन तलवार अकल्पनीय गति से दोनों तलवारों की ओर बढ़ी। इससे पहले कि दोनों संत हथियार जियान चेन से 3 इंच की दूरी तक भी पहुंच पाते, जियान चेन ने उन दोनों संत गुरुओं के गले भेद दिए। उसके बाद जियान चेन का शरीर झिलमिला उठा और वह अपनी मूल स्थिति से 3 कदम दूर फिर से प्रकट हो गया ताकि जड़त्व के कारण नीचे गिर रहे 2 पवित्र हथियारों से बच सके। चूंकि अभी सुबह का समय था, त्यानिक्सियोंग कबीले के आंगन में काफी लोग सुबह की कसरत कर रहे थे। कुछ सदस्य गश्त भी लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जियान चेन को 2 संत गुरुओं को मारते देखा वे स्वाभाविक रूप से वहीं रुक गए और चेतावनी भरी आवाज लगाए, यहाँ एक हत्यारा है, कोई हंगामा कर रहा है, दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है, सब लोग तैयार हो जाओ। पहले शांत रहने वाला त्यानिक्सियोंग कबीला अचानक शोरगुल से भर उठा। चारों ओर दहशत भरी चीखें गूंज उठीं। लगभग हर आत्मविश्वासी व्यक्ति जियान चेन की ओर दौड़ा, जबकि बाकी सभी लोग तुरंत वापस हॉल में भागकर त्यानिक्सियोंग कबीले के नेता त्यानिक्सियोंगली को चेतावनी देने पहुंचे। लोगों के समूह को पल भर में बिखरते देख जियान चेन का पहले का भावहीन चेहरा और भी ठंडा पड़ गया और उसने व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरी। कुछ ही देर बाद लाइट विंड स्वॉर्ड ने अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए गति पकड़ी। तेज चांदी जैसी रोशनी के पीछे पीछे अपने पवित्र हथियारों को लहराते हुए पुरुष जियान चेन की तलवार से तुरंत मारे गए। जियान चेन ने त्यानिक्सियोंग कबीले के किसी भी सदस्य को जान से मारने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए उसने उनमें से किसी को भी भागने नहीं दिया। जैसे जैसे चीख पुकार तेज होती गई, त्यानिक्सियोंग कबीले के और भी लोग चौंक कर जाग गए और वे सब आवाज की ओर दौड़ने लगे।
हालांकि पिछले साल कबीले की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन मूल रूप से यह वेक सिटी का सबसे शक्तिशाली कबीला था, इसलिए इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। अकेले प्रांगण में ही लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। जैसे जैसे और लोग दौड़ते गए, जियानचेन धीरे धीरे गिरता चला गया। त्यानिक्सियोन कबीले के मुख्य कक्ष में त्यानिक्सियोन ली भाड़े के सैनिकों के कुछ सेनापतियों से परामर्श कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर युद्ध की आवाज सुनी, उनकी भौहें हैरानी से तन गईं। यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों के सेनापति भी संदेह और उलझन भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। त्यानिक्सियोन ली ने अपने आसपास के लोगों से शिकायत करते हुए चिल्लाकर कहा, कुलपति, एक आदमी हमारे त्यानिक्सियोन कुल में परेशानी खड़ी कर रहा है। बिना किसी चेतावनी के उसने हमारे 10 रक्षकों को मार डाला है। एक आदमी दौड़ते हुए हॉल में आया और चिल्लाया। त्यानिक्सियोन ली की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह गरजते हुए बोला, क्या? तो किसी ने हमारे त्यानिक्सियोन कबीले के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की? जी महाराज, वह आदमी बेहद ताकतवर है और उसने तो संत गुरु के दोनों रक्षकों को भी मार डाला, उस आदमी ने जवाब दिया। त्यानिक्सियोन ली की आंखों से घृणा की भावना झलक रही थी और उसने थूकते हुए कहा, मौत के लिए वह इतना बेचैन है कि हमारे त्यानिक्सियोन कबीले में इतना हंगामा मचा रहा है। देखते हैं वह असल में कैसा इंसान है। अध्याय 223, त्यानिक्सियोन वंश का विनाश 4। जैसे ही आंगन में युद्ध और मृत्यु की चीखें गूंजी, लगभग 100 से अधिक लोग पहले ही वहां जमा हो चुके थे और उन्होंने उस क्षेत्र को इतनी सख्ती से घेर लिया था कि पानी भी अंदर नहीं जा सकता था। सफेद वस्त्र पहने जियानचेन ने अपनी हल्की हवा की तलवार को कसकर पकड़ रखा था और वह लोगों के समूह के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। हर एक हरकत के साथ वह त्यानिक्सियोन कबीले के एक और सदस्य को मार रहा था। उसकी तलवार की चांदी जैसी चमक लगातार जगमगा रही थी और उसका हर वार सीधे हर व्यक्ति के गले को चीरता हुआ उनकी जान ले रहा था। उनकी चाल पानी की तरह सहज थी और 100 लोगों के समूह से घिरे होने के बावजूद भी उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत बना रहा। रुको! अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिससे पहरेदारों का समूह तुरंत पीछे हट गया। उनकी निगाहें अभी भी सतर्कता से जियानचेन पर टिकी हुई थीं। त्यानिक्सियोन ली अपने पीछे कुछ आदमियों के साथ आंगन की ओर उड़ गया। ये वही आदमी थे जो अभी कुछ देर पहले मुख्य हॉल में उससे बात कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक वेक सिटी के भीतर मौजूद विभिन्न प्रकार की शक्ति के एक एक गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। त्यानिक्सियोन ली गंभीर भाव से आंगन में लोगों के घेरे में दाखिल हुआ। जब उसने कई मृत रक्षकों को देखा तो उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। पल भर में उसकी नज़र जियानचेन पर पड़ी और वह एकदम स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने जियानचेन को देखा, उसका चेहरा कांपने लगा और उसकी आंखों से घोर घातक भावना निकलने लगी। वह जियानचेन को ऐसे देख रहा था मानो वह कोई खतरनाक जानवर हो। तुम जियानचेन हो? त्यानिक्सियोन ली ने अपेक्षाकृत शांत चेहरे के बावजूद गुस्से से हर शब्द थूकते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में हल्की सी लालिमा झलक रही थी। जियानचेन मुस्कुराया, त्यानिक्सियोन कबीले के मुखिया, मुझे नहीं लगा था कि आपको अभी भी मैं याद रहूंगा। त्यानिक्सियोन ली का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके ठीक सामने उसके बेटे त्यानिक्सियोन कान का हत्यारा खड़ा था। वह उसे भला कैसे भूल सकता था? 1 साल पहले कुछ ही बार देखने के बावजूद हर रात उसके सपनों में भी उसे जियानचेन की याद आती रहती थी। फिर भी जियानचेन का चेहरा त्यानिक्सियोन ली के मन की गहराइयों में हमेशा के लिए बस गया था, जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। जियानचेन, ये बुरा आदमी तुम्हें ढूंढने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम खुद पहल करके मेरे दरवाजे पर आओगे। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम्हें इस जगह से जिंदा बाहर कदम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्यानिक्सियोन ली ने घृणा से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जियानचेन ने कहा, त्यानिक्सियोन ली, तुम मुझे 1 साल पहले भागने से नहीं रोक पाए थे, और अब 1 साल बाद तुम कह रहे हो कि तुम रोकोगे। तुम्हारे छोटे से त्यानिक्सियोन परिवार के साथ तुम ऐसा करने के काबिल नहीं हो। ये देखकर त्यानिक्सियोन ली की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। जब संत गुरु ने जियानचेन को उसके किए गए सभी कामों के बाद भी उससे बचकर निकलने में कामयाब किया, तो इससे उसके सम्मान पर एक ऐसा दाग लग गया जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। हालांकि त्यानिक्सियोन ली को यह नहीं पता था कि उस समय जियानचेन केवल एक शिखर स्तर का महान संत था और संत मास्टर के क्षेत्र से काफी दूर था। बदमाश, आज मैं देखूंगा कि 1 साल पहले से तुम कितना बदल गए हो। पहरेदारों, उसके भागने के रास्ते बंद कर दो। त्यानिक्सियोन ली की बांह से एक पीली चमक निकलने लगी और उसने झट से नई बनी युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ी और तेजी से जियानचेन की ओर लड़ने के लिए उड़ गया। हाँ, एक ही दहाड़ के साथ त्यानिक्सियोन ली ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी हवा में उठाए और एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ उसने उसे जियानचेन की ओर नीचे की ओर घुमाया। जियानचेन के चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। 1 साल पहले त्यानिक्सियोन ली के इस जोरदार प्रहार को रोकने के बजाय जियानचेन को चकमा देना पड़ता, लेकिन अब स्थिति अलग थी। जैसे ही जियानचेन ने बिना किसी डर के त्यानिक्सियोन ली के हथियार को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, उसकी तलवार के चारों ओर एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। जियानचेन को अपने वार से बचने की कोशिश न करते देख त्यानिक्सियोन ली की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सोचा कि जियानचेन का वार से न बचना मूर्खता है। 1 साल पहले जब उसने जियानचेन से लड़ाई की थी, तब वह साफ तौर पर समझ गया था कि जियानचेन उस पर हावी हो गया था। आज वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि जियानचेन की ताकत इतनी विनाशकारी हद तक बढ़ गई होगी। एक चीखती हुई आवाज के साथ युद्ध कुल्हाड़ी ने अपनी संत शक्ति से लाइट विंड स्वॉर्ड को चकनाचूर करने के प्रयास में उस पर प्रहार किया। डिंग! दोनों हथियार एक दूसरे से जोरदार धमाके के साथ टकराए, क्योंकि हथियारों के भीतर मौजूद संत शक्ति ने एक दूसरे को पीछे धकेल दिया और विशाल ऊर्जा तरंगों के रूप में बिखर गई जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थीं। नीचे पत्थर के फर्श पर पहुंचते ही वे तुरंत चटक गए और ऐसे टूट गए जैसे टोफू से बने हों, और मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों ओर फैल गईं। हथियारों के आपस में टकराने के बाद त्यानिक्सियोन ली की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से जियानचेन को देखा।
उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। उस एक बातचीत से त्यानिक्सियोंग ली को जियान चेन की ताकत का बेहतर अंदाजा हो गया। जियान चेन की ताकत 1 साल पहले से बिल्कुल अलग थी। उस समय अगर जियान चेन इतना तेज न होता तो वह लगातार उससे बच नहीं पाता और त्यानिक्सियोंग ली के पैरों तले चींटी की तरह मर जाता। लेकिन अब पहले की कमजोर चींटी एक ताकतवर अजगर बन गई थी जो उसे बराबरी का मुकाबला कर सकती थी। ये देखकर त्यानिक्सियोंग ली अविश्वास से व्याकुल हो गया। दरअसल त्यानिक्सियोंग ली को ऐसा लगा कि उसके सामने खड़ा ये जियान चेन और अतीत का जियान चेन दो बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा था। जियान चेन कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि वह त्यानिक्सियोंग ली के वार से खुद को बचाने में कामयाब रहा, फिर भी ताकत के मामले में वह पूरी तरह से उसके बराबर नहीं था। हालांकि त्यानिक्सियोंग ली एक मध्यम महान संत गुरु था और उसकी ताकत जियान चेन से कुछ अधिक थी, लेकिन पृथ्वी तत्व से युक्त संत शक्ति पर उसकी महारत ने ही उसे वास्तव में असाधारण श्रेष्ठता प्रदान की थी। यहाँ तक कि शिखर महान संत गुरु भी युद्ध शक्ति के मामले में उससे बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। हमलों की इस टक्कर में जियान चेन स्पष्ट रूप से कमजोर था। इसके विपरीत त्यानिक्सियोंग ली अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह पहले था। हालांकि उसके पैर अब जमीन में 1 इंच और धंस गए थे। बदमाश, मैंने सोचा भी नहीं था कि 1 साल के अंदर तुम्हारी ताकत में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। त्यानिक्सियोंग ली ने जियान चेन को घूरते हुए कहा, लेकिन इस बड़े बदलाव के बावजूद भी तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। इतना कहकर वह एक बार फिर जियान चेन पर झपटा। अध्याय 224 त्यानिक्सियोंग वंश का विनाश 5। जियान चेन की तलवार वाली भुजा तीव्र मात्रा में तलवार की ऊर्जा के साथ त्यानिक्सियोंग ली की ओर बढ़ी, जो उसकी हल्की हवा वाली तलवार के चारों ओर प्रवाहित हो रही थी। तलवार की प्रबल शक्ति के सामने त्यानिक्सियोंग ली ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी पृथ्वी तत्व से युक्त युद्ध कुल्हाड़ी का उपयोग करके अपना बचाव किया। जैसे ही जियान चेन ने अपनी तलवार से ऊर्जा से परिपूर्ण होकर नीचे की ओर वार किया, तलवार के प्रहार से त्यानिक्सियोंग ली का शरीर अचानक कांप उठा। उसके बाद जियान चेन का शरीर दृष्टि से ओझल हो गया और फिर उसके पीछे पुनः प्रकट हुआ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जियान चेन को पीछे से अपनी ओर दौड़ते देख त्यानिक्सियोंग ली की आंखों में एक बार फिर खतरनाक चमक आ गई और उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को संत शक्ति से भरकर घुमाया। इस बार जियान चेन ने इसका जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय युद्ध कुल्हाड़ी से बचने का फैसला किया। उसी समय उसकी हल्की पवन तलवार चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गई और त्यानिक्सियोंग ली के गले की ओर उड़ गई। उसकी तलवार त्यानिक्सियोंग ली की कुल्हाड़ी से कहीं अधिक तेज थी। त्यानिक्सियोंग ली के प्रतिक्रिया करने से पहले ही लाइट विंड स्वॉर्ड उसके गले पर आ चुकी थी। हालांकि त्यानिक्सियोंग ली के साथ हुए पिछले मुकाबले में जियान चेन की स्थिति कमजोर साबित हुई थी, लेकिन ताकत उसकी सबसे बड़ी खूबी नहीं थी। दरअसल जियान चेन की गति इतनी तेज थी कि उसका प्रतिद्वंदी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता था। कितनी तेज तलवार है, त्यानिक्सियोंग ली ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। हालांकि वह सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभवी था, इसलिए उसने तुरंत ही पृथ्वी संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने शरीर में भर लिया। जब जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड त्यानिक्सियोंग ली पर वार करने वाली थी, तब तक उसकी अर्थ सेंट फोर्स उसके शरीर के चारों ओर एक कवच की तरह पूरी तरह से बन चुकी थी। वार के प्रभाव से तलवार थोड़ी सी हिली और फिर रुक गई। अगले ही पल लाइट विंड स्वॉर्ड से निकली तीव्र स्वॉर्ड चीख तलवार ऊर्जा आगे बढ़ी और अर्थ सेंट फोर्स के सुरक्षा कवच को भेदते हुए त्यानिक्सियोंग ली के गले की ओर बढ़ गई। इस क्षण भर की देरी के कारण त्यानिक्सियोंग ली सुरक्षित रूप से पीछे हट सका और फिर उसने जल्दबाजी में अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को तलवार पर दे मारा। कलाई घुमाते ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने तुरंत 3 बार और वार किया। तलवार का हर वार कुल्हाड़ी के एक ही बिंदु पर सटीक रूप से लगा। जब तीनों वार आपस में टकराए तो कई गुना बल के कारण युद्ध कुल्हाड़ी पीछे की ओर धकेल दी गई। त्यानिक्सियोंग ली अविश्वास से अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़े खड़ा था। जब जियान चेन ने उसकी कुल्हाड़ी पर 3 बार वार किया तो उसमें इतनी ताकत थी कि कंपन से उसके हाथ एक पल के लिए पूरी तरह सुन्न हो गए थे। क्या मेरे सामने खड़ा यह व्यक्ति वाकई वही जियान चेन है जो 1 साल पहले मिला था? त्यानिक्सियोंग ली ने खुद से पूछा। 1 साल में उसकी ताकत में इतना ज्यादा सुधार हो गया था कि उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही त्यानिक्सियोंग ली के मन में यह विचार आया, सफेद रोशनी की एक और लकीर उसकी ओर बढ़ी। जब तक त्यानिक्सियोंग ली संभला, तलवार एक बार फिर उसके गले के पास थी और उसे काटना शुरू कर चुकी थी। तलवार के वार से उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए और उसकी गर्दन से खून टपकने लगा। जीवन और मृत्यु के बीच इस नाजुक स्थिति में त्यानिक्सियोंग ली का चेहरा भयभीत था और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया ताकि उसकी गर्दन पूरी तरह से भाले से न कट जाए। वूश! जैसे ही त्यानिक्सियोंग ली ने वार से खुद को बचाया, ठंडी हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा और उसकी गर्दन पर हल्की सी चुभन महसूस हुई। लाइट विंड स्वॉर्ड की धार तलवार की ऊर्जा की तीव्र परत से घिरी होने के कारण त्यानिक्सियोंग ली की गर्दन को बस हल्का सा छूकर निकल गई। तलवार ने भले ही त्यानिक्सियोंग ली की गर्दन को छुआ, लेकिन वह केवल त्वचा की सबसे ऊपरी परत को ही चीर पाए। अगर उसने एक पल भी देर की होती तो लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर वार कर देती और उसकी जान ले लेती। त्यानिक्सियोंग ली चीखते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा क्योंकि उसकी पृथ्वी संत शक्ति एक बार फिर उसके शरीर से बाहर निकल आई। जैसे ही वह शक्ति उसके शरीर को घेरने लगी, उसका हाथ अनजाने में उसकी गर्दन को छूने के लिए बढ़ गया। नीचे देखने पर उसने पाया कि उसका हाथ लगभग पूरी तरह से खून से लथपथ था। त्यानिक्सियोंग ली के चेहरे पर एक कंपकंपी दौड़ गई और वह पीला पड़ गया। जियान चेन की ताकत उसके शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक थी। इस समय त्यानिक्सियोंग ली को संदेह होना लाजमी था। क्या वह अपनी ताकत से सचमुच अपने बेटे की हत्या का बदला ले पाएगा? आप सभी कृपया मुझे अपनी ताकत दें, त्यानिक्सियोंग ली ने बिना किसी झिझक के उसे देख रहे लोगों के समूह की ओर चिल्लाकर कहा। त्यानिक्सियोंग ली की विनती सुनकर जिन कुछ लोगों को उसने शुरू में आमंत्रित किया था, वे एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर जियान चेन को रोकने के लिए उस पर टूट पड़े। जो कोई भी हमारे त्यानिक्सियोंग कबीले से पंगा लेने की हिम्मत करेगा, वह निश्चित रूप से मौत के लिए बहुत बेचैन होगा।
उसी क्षण त्यानिक्सियोन कबीले के आंगन के पीछे से एक और आवाज़ आई। जैसे ही सब लोग मुड़कर देखने लगे, एक व्यक्ति की परछाई तेजी से उड़ती हुई आई और जियान चेन और भीड़ के बीचों बीच आकर रुक गई। वह व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का लग रहा था और उसने कीमती सामग्री से बना सफ़ेद चोगा पहना हुआ था, जो देखने में त्यानिक्सियोन से बहुत मिलता जुलता था। उसकी नज़र दयनीय हालत में दिख रहे त्यानिक्सियोन पर पड़ी और फिर आंखें सिकुड़ गईं। वह झट से अपने भाई के पास पहुंचा और उससे पूछा, बड़े भाई, क्या आपको चोट लगी है? ये त्यानिक्सियोन का भाई त्यानिक्सियोन दाओयुन था। त्यानिक्सियोन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। त्यानिक्सियोन दाओयुन ने सिर उठाकर जियान चेन की ओर देखा। उसकी निगाहों में इतनी ताकत थी कि वह किसी भी चीज़ को आग लगा सकता था। बड़े भाई, ये कौन है? त्यानिक्सियोन ने जियान चेन को घूरते हुए गुस्से से कहा। दाओयुन, यही वह हत्यारा है जिसने मेरे बेटे की हत्या की है। त्यानिक्सियोन दाओयुन का चेहरा गुस्से से भर उठा और उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, तो मेरे भतीजे के हत्यारे तुम हो, त्यानिक्सियोन कांग। जियान चेन ने त्यानिक्सियोन भाइयों को देखने के बाद अपने सामने खड़े अन्य लोगों पर नजर डाली। वहां कुल 7 अन्य पुरुष थे। 2 बुजुर्गों के अलावा 5 अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी थे, जिनकी उपस्थिति से जियान चेन को एक अलग ही आभा महसूस हुई। उनकी उपस्थिति से वह समझ गया कि ये सभी पुरुष महान संत गुरु स्तर के थे, लेकिन 2 बुजुर्ग और काले वस्त्रधारी एक अन्य मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शिखर महान संत गुरु स्तर के थे। सब लोग, ये त्यानिक्सियोन कबीले और मेरे बीच का निजी मामला है। जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, कृपया चले जाएं, वरना अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। जियान चेन ने अपने सामने खड़े 7 लोगों से कहा। 7 लोगों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिला दिया। उन सभी ने जियान चेन की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। ये वैसी सरल स्थिति नहीं थी जैसा त्यानशियोंगली ने बताया था। उनकी नज़र में त्यानशियोंगली लगभग जियान चेन के हाथों मर ही गया था और इसी वजह से वे जियान चेन से थोड़ा डरने लगे थे। भले ही वे त्यानशियोंगली के अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब वह मौत के कगार पर था तो वे बस किनारे खड़े होकर देखते रह गए। अध्याय 225 त्यानिक्सियोंगली की मृत्यु। 7 लोगों को चुप देखकर जियान चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो बात ऐसी है। फिर मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। इतना कहते ही उसका हाथ कांपने लगा और लाइट विंड स्वॉर्ड तुरंत ही तलवार की ऊर्जा से भर गई। उन 7 पुरुषों के चेहरे पर दृढ़ता आ गई और उन्होंने अपनी झिझक को दूर करते हुए अपने पवित्र हथियार निकाल लिए। जियान चेन की तलवार बेहद तेज थी और इतनी उच्च आवृत्ति पर चलती थी कि 7 आदमी न केवल नुकसान में थे, बल्कि पूरी तरह से पराजित भी हो गए थे। तलवार की ऊर्जा क्षेत्र में फैलती जा रही थी। तभी प्रकाश पवन तलवार ने त्यानिक्सियोन कबीले के कई रक्षकों के गले में वार कर दिए। विभिन्न पवित्र हथियार अपनी आंतरिक पवित्र शक्ति के साथ बाहर की ओर स्पंदित हुए, नीचे की चट्टानों को तोड़ते हुए चकनाचूर कर दिया और हवा में उनके टकराने की आवाज़ गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में जियान चेन और बाकी 7 लोगों के बीच कई वार हो चुके थे। उन 7 के चेहरे असामान्य रूप से गंभीर थे। हालांकि वे जियान चेन की तलवार की गति को पहले ही जान चुके थे, लेकिन अब जब वे खुद उसके सामने थे तो तलवारबाजी में उसकी दक्षता की गहराई को वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। इस छोटे से क्षण में ही 2 लोग घायल हो चुके थे। अगर उनके बगल में खड़े लोग उन्हें तुरंत रास्ते से न हटाते या जियान चेन को रोकने की कोशिश न करते तो वह उन पर विनाशकारी प्रहार करता और उन लोगों के पास पलटवार करने की कोई ताकत नहीं बचती। जियान चेन को 7 लोगों के खिलाफ भयंकर लड़ाई लड़ते देख त्यानिक्सियोंगली और त्यानिक्सियोन दाओयुन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत जियान चेन के खिलाफ लड़ने के लिए समूह में शामिल हो गए, जिससे कुल मिलाकर 9 महान संत मास्टर्स एक के खिलाफ हो गए। कुछ दूरी पर खड़े बचे हुए कुछ रक्षक गंभीरता से लड़ाई देख रहे थे। 10 महान संत गुरु एक ही युद्ध में लड़ रहे थे, वास्तव में 9 योद्धा एक के विरुद्ध। ये दृश्य उन्हें स्तब्ध कर देने वाला था, विशेष रूप से जब ये लड़ाई वेक सिटी जैसे दूरस्थ शहर में हो रही थी और प्रत्येक योद्धा भारी मात्रा में संत शक्ति से दूसरे पर प्रहार कर रहा था, तो हर कोई अवाक रह गया। जियान चेन का शरीर सफ़ेद धुंध में गायब हो गया क्योंकि उसने तुरंत एक वार से बचने के लिए किनारे की ओर चकमा दिया और फिर अपनी तलवार से पलटवार किया, जो तुरंत 9 की ओर उड़ गई। डिंग! पवित्र हथियारों के आपस में टकराने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तभी जियान चेन ने अपनी हल्की हवा की तलवार को दूसरों के विरुद्ध तान दिया। उसी क्षण पीछे से एक ठंडी हवा सुनाई दी और फिर एक पीले रंग की पवित्र शक्ति से परिपूर्ण युद्ध कुल्हाड़ी जियान चेन के कंधे पर जोर से लगी। अचानक जैसे ही युद्ध कुल्हाड़ी से अधिक पृथ्वी संत बल निकलने लगा, पलक झपकते ही जियान चेन का शरीर गायब हो गया और एक कदम आगे प्रकट होकर उसने ठीक समय पर विशाल कुल्हाड़ी से खुद को बचा लिया। उसी समय जियान चेन का शरीर अचानक मुड़ गया क्योंकि उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड से तलवार की ऊर्जा की एक अविश्वसनीय मात्रा निकलने लगी और वह एक सांप की तरह युद्ध कुल्हाड़ी की ओर झपटी। त्यानिक्सियोंगली के चेहरे पर गंभीरता थी जब उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा। वह पहले भी जियान चेन की तलवार की बिजली की गति से निकलने की क्षमता का अनुभव कर चुका था और इसलिए इस बार वह इसके लिए तैयार था। पृथ्वी संत बल की सुरक्षात्मक ढाल को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के चारों ओर लिपटते हुए देखकर उसने अपना सिर झुकाया और एक तरफ हटते हुए अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाकर जियान चेन पर दूसरे कोण से वार किया। पहला वार बेहद खतरनाक लग रहा था, लेकिन त्यानिक्सियोंगली ने अपनी पूरी ताकत को रोक रखा था, वरना वह इतनी आसानी से अपने हथियार को पीछे खींचकर उसकी दिशा नहीं बदल पाता। जियान चेन ने त्यानिक्सियोंगली के अगले हमले को घृणा से देखते हुए नाक सिकुड़ी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था और उसने अपने वार की दिशा बदलकर त्यानिक्सियोंगली की हरकतों का अनुसरण किया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी गति 3 गुना बढ़ गई थी। तलवार की गति में आए बदलाव को देखकर त्यानिक्सियोंगली का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। एक पल में ही उसे एहसास हो गया कि वह तलवार को झटक नहीं पाएगा। प्रकाश पवन तलवार की बेहद नुकीली नोक उसके शरीर पर मौजूद पृथ्वी संत बल कवच से टकराए और कुछ ही क्षणों के लिए रुकी, इससे पहले कि सबसे मजबूत रक्षात्मक गुण माने जाने वाला एक कवच पल भर में चकनाचूर हो गया।
पलक झपकते ही प्रकाश पवन तलवार ने अपनी खोई हुई गति पुनः प्राप्त कर ली और उसके गले पर झपटी, मानो गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। अचानक जब त्यानिक्सियोंगली मृत्यु के कगार पर था, तभी एक झुकी हुई तलवार लाइट विंड स्वॉर्ड पर जोर से गिरी, जिससे उसका रास्ता तुरंत अपने मूल लक्ष्य से हट गया। लोगों ने देखा कि त्यानिक्सियोंगली की लंबी दाढ़ी का एक हिस्सा काट दिया गया है, जिससे बालों की कुछ लंटें हवा में धीरे से लहरा उठी, लेकिन यह उनके जीवन के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत थी। त्यानिक्सियोंगली का माथा पसीने से भीगा हुआ था। अगर वह तलवार न होती तो वह शायद आज भी जीवित खड़ा न हो पाता। जियान चेन की तलवार न केवल बेहद तेज थी, बल्कि इतनी फुर्तीली भी थी कि त्यानिक्सियोंगली ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। फिर बाकी सातों को जियान चेन को मारने का एक अच्छा मौका मिल गया। उसे मारने के लिए एक साथ मिलकर 8 पवित्र हथियार एक ही समय में और अलग अलग कोनों से जियान चेन की ओर उड़े। विशाल पवित्र शक्ति ने मानो दबाव का एक जाल बना दिया, जिसने जियान चेन को जकड़ लिया और भागने का कोई रास्ता बंद कर दिया। एक झटके के साथ जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड पकड़े हुए अपने हाथ को हिलाया और तुरंत त्यानिक्सियोंगली की ओर वार किया। उस पर हमला कर रहे बाकी 7 लोगों के लिए ऐसा लगा जैसे वह उनकी नजरों से ओझल हो गया हो। जियान चेन की पूरी ताकत के सामने महान संत गुरुओं का विरोध केवल 3 तलवारों के वार से ही आत्मविश्वास के साथ बच सका। अपनी हल्की हवा की तलवार से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने के बाद जियान चेन ने एक और चाल चली और गोली की तरह तुरंत त्यानिक्सियोंगली की ओर बढ़ गया। हवा के विस्थापित होने की आवाज के बाद जियान चेन का शरीर तेजी से आगे की ओर उछला, क्योंकि 6 पवित्र हथियार पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि एक अन्य पवित्र हथियार जियान चेन के कंधे को काटने की कोशिश कर रहा था। एक गंभीर संकट से बच निकलने के बाद त्यानिक्सियोंगली ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी फिर से खतरे में पड़ जाएगा। जैसे ही उसने देखा कि प्रकाश पवन तलवार फिर से उसकी गर्दन की ओर बढ़ रही है, उसका चेहरा एक बार फिर से चौंक उठा। तुरंत अपनी रक्षा के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस विशाल कुल्हाड़ी से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को तलवार से बचाने की कोशिश की। अगले ही पल त्यानिक्सियोंगली को अचानक महसूस हुआ कि उसकी संत शक्ति से निर्मित सुरक्षा कवच एक बार फिर टूट गया है। संकट की इस घड़ी में अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े हुए त्यानिक्सियोंगली को अपने गले में तेज चुभन महसूस हुई। जियान चेन उसके चारों ओर आ गया था और पीछे से त्यानिक्सियोंगली के गले में वार कर दिया था। अपनी गर्दन में घुसी तलवार पर अपने ही खून के छींटे देखकर त्यानिक्सियोंगली अचानक सुस्त पड़ गया, मानो वह जो कुछ देख रहा था उससे सदमे में जा रहा हो। अध्याय 226 निवारण। त्यानिक्सियोंगली के चेहरे पर घोर सदमे के भाव थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 साल पहले का कमजोर चींटी जैसा जियान चेन ताकत में इतना बड़ा बदलाव लाएगा। उससे भी ज्यादा अकल्पनीय बात यह सोचना था कि उसकी मृत्यु जियान चेन के हाथों होगी। जब त्यानिक्सियोंगली ने पहली बार सुना कि जियान चेन नाम के एक युवक ने जोहू कबीले का सफाया कर दिया है, तो उनके मन में सबसे पहले उस युवक का ख्याल आया जिसने 1 साल पहले उनके बेटे त्यानिक्सियोंगकांग की हत्या की थी। उन्होंने सोचा कि जियान चेन ने जोहू कबीले को खत्म करने में किसी की मदद ली होगी, लेकिन ये सोचना भी त्यानिक्सियोंगली के लिए समझ से परे था कि जियान चेन त्यानिक्सियोंग कबीले से कमजोर जोहू कबीले को कैसे मार सकता है। फिर भी ये बात उन्हें परेशान करने के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि त्यानिक्सियोंग कबीले की ताकत कहीं ज़्यादा थी। अगर वह कुछ ताकतवर लोगों को अपने साथ मिला लें तो वे वेक सिटी में शक्ति का प्रतीक बन सकते हैं। त्यानिक्सियोंगली ने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया और अलग अलग कुलों के 2 प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर जियान चेन की मदद का सामना करने या कम से कम उसे भागने से रोकने की योजना बनाई। आखिरकार 1 साल पहले जियान चेन तो उसके कुछ वार भी नहीं झेल पाया था, इसलिए त्यानिक्सियोंगली को लगा था कि आज वह दिन है जब वह आखिरकार अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। पहले के जियान चेन की तुलना में जियान चेन में इतना बड़ा बदलाव देखना वाकई अविश्वसनीय था। पहले वह अपनी कमजोर ताकत के कारण सिर्फ लोगों पर हमला करके भाग जाता था। 1 साल के भीतर ही जियान चेन की नई ताकत ने आसमान को उलट पुलट कर दिया और उस कमजोर को एक ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ में बदल दिया जो 1 या 2 पूरे कबीलों को खत्म करने में सक्षम था। त्यानिक्सियोंगली के मन में ये विचार तुरंत आए, लेकिन उस क्षण भी उन्हें लगा कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है वह महज एक सपना है। वह स्वयं एक महान संत गुरु थे, उनके भाई भी एक महान संत गुरु थे और उनके साथ मौजूद 7 अन्य संत गुरु भी महान संत गुरु थे, लेकिन वे जियान चेन को मार भी नहीं पाए और न ही उसे पकड़ पाए। भला ये सब किसी बुरे सपने के सिवा और क्या हो सकता है। त्यानिक्सियोंगली अवाक रह गया और उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति पहले ही बाहर निकलने लगी थी। धीरे धीरे उसका अनिच्छुक चेहरा जमीन की ओर गिरने लगा। त्यानिक्सियोंग दाओयुन और बाकी 7 आदमी पूरी तरह से अविश्वास भरी निगाहों से गिरे हुए त्यानिक्सियोंगली को घूर रहे थे। यहाँ तक कि लड़ाई के चारों ओर मौजूद 100 कबीले के सदस्यों और रक्षकों ने भी कुछ देर के लिए जियान चेन की ओर देखा और फिर बिना एक शब्द कहे त्यानिक्सियोंगली की ओर देखने लगे। वेक सिटी के नंबर 1 कबीले के नेता, पृथ्वी तत्व वाली संत शक्ति से संपन्न महान संत गुरु त्यानिक्सियोंगली का पतन हो गया था। बड़े भाई, अचानक त्यानिक्सियोंग दाओयुन के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। शोक से भरे चेहरे के साथ वह हरकत में आया और जियान चेन पर झपटा, मानो उसे 2 टुकड़ों में काट देना चाहता हो। उसकी विस्फोटक प्रतिक्रिया देखकर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं। लाइट विंड स्वॉर्ड तलवारों के मायाजाल में तब्दील हो गई और त्यानिक्सियोंग दाओयुन की तलवार पर प्रहार किया। जब दोनों आपस में टकराए तो एक और धातुई ध्वनि सुनाई दी, साथ ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा स्पंदित हुई और हवा को हिलाते हुए दोनों हथियारों से दूर उड़ गई। फिर अपनी कलाई को झटकते हुए जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड से गुजर रही कंपन को झटक दिया और त्यानिक्सियोंग दाओयुन के गले की ओर वार किया। लाइट विंड स्वॉर्ड को सीधे अपनी ओर आते देख त्यानिक्सियोंग दाओयुन ने अपनी बाह में सुन्नपन और हाथ में कांपती तलवार को काबू में रखते हुए तुरंत तलवार उठा ली। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि अगर दाओयुन को तैयारी के लिए थोड़ा और समय मिल जाता तो शायद वह 1-2 बार से खुद को बचा पाता, लेकिन उसके पास तलवार उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैसे ही त्यानिक्सियोंग दाओयुन ने अपनी तलवार उठाई, प्रकाश पवन तलवार लगभग उसके सामने आ चुकी थी।
तभी प्रकाश पवन तलवार से बैंगनी और नीले रंग की चमक निकलने लगी। ये दोनों चमकें काफ़ी हल्की थीं, लेकिन तलवार की नोक पर रात में जलती मोमबत्ती की तरह चमकने के कारण ये बेहद आकर्षक थीं। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड की नोक त्यानिक्सियोंग दाओयुन की तलवार के चौड़े हिस्से से टकराए, वैसे ही हल्की नीली और बैंगनी रोशनी भी फैल गई। चमकते ही तलवार मोटी हो गई और धीरे धीरे पिघलने लगी, जिससे दरारें पड़ गईं। देखते ही देखते लाइट विंड स्वॉर्ड दरारों को भेदते हुए आगे बढ़ गई। नीली और बैंगनी चमक के सामने त्यानिक्सियोंग दाओयुन की तलवार किसी पिघले हुए टोफू की तरह हो गई। पच लाइट विंड स्वॉर्ड की नुकीली नोक ने तलवार के बाकी हिस्से को चीरते हुए त्यानिक्सियोंग दाओयुन को अत्यधिक आघात पहुंचाया और उसके गले को भेद दिया। जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार को त्यानिक्सियोंग दाओयुन के गले तक पहुंचते देख बाकी 7 लोग आंखें और जबड़े फाड़कर एकदम स्थिर हो गए। वे तो और भी ज्यादा भयभीत होकर त्यानिक्सियोंग दाओयुन की तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को घूरने लगे। जियान चेन के पास 9 महान संत गुरुओं से लड़ने की पर्याप्त शक्ति थी। इस तथ्य ने उन्हें पहले ही बहुत चौंका दिया था, लेकिन अब जब उन्होंने जियान चेन को एक महान संत गुरु के संत हथियार को भेदते हुए देखा तो वे इस समय पूरी तरह से निराश हो गए थे। यदि किसी पवित्र शस्त्र को पवित्र शक्ति प्रदान की जाती तो वह अपने स्वामी के साथ साथ और भी अधिक दृढ़ और शक्तिशाली हो जाता। यदि उसी स्तर के किसी अन्य व्यक्ति से लड़ने के लिए ऐसे शस्त्र का प्रयोग किया जाए तो चाहे कितनी भी देर तक या कितनी भी ताकत से दोनों लड़ें, किसी भी शस्त्र पर खरोंच तक नहीं आती। यदि कोई किसी शस्त्र को खरोंचना चाहे, विशेषकर किसी महान संत गुरु के शस्त्र को, तो एक पृथ्वी संत गुरु भी इसे आसानी से नहीं कर पाएगा। हालांकि जियान चेन ने इसे बड़ी आसानी से कर दिखाया। उसने श्रृंखला में ही शस्त्र को भेदकर श्रृंखला धारण किए महान संत गुरु को मार डाला। इस तरह के कारनामे को देखकर 7 महान संत गुरुओं को संदेह हुआ कि जियान चेन गुप्त रूप से स्वर्ग संत गुरु स्तर का विशेषज्ञ है। अपने गले में फंसी तलवार को देखकर त्यानिक्सियोंग दाओयुन का चेहरा सदमे से भर गया। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे मृत्यु के आगे झुकने लगा, त्यानिक्सियोंग दाओयुन के मन में एक आखिरी सवाल उठा, आखिर जियान चेन ने उसके पवित्र हथियार को कैसे भेद दिया। हालांकि यह सवाल उसके मन में था, लेकिन गले में तलवार होने के कारण त्यानिक्सियोंग दाओयुन इसे पूछ नहीं सका। अंत में वह केवल अपने मन में ही इस सवाल के बारे में सोचता रहा और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खालीपन से आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए थीं, फिर कभी बंद नहीं हुई। इसके बाद जियान चेन ने बाकी 7 की ओर देखा। उसके चेहरे पर निर्भीक और स्पष्ट घातक इरादा झलक रहा था। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की तरह चमकने लगी और उससे और भी अधिक तलवार ऊर्जा निकलने लगी, मानो वह जियान चेन की घातक ऊर्जा का जवाब दे रही हो। बाकी 7 लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे साफ तौर पर जियान चेन के उन्हें जान से मारने के इरादे को भांप गए थे। अगर जियान चेन सिर्फ त्यानिक्सियोंग ली को ही मार पाता तो वे चौंक जाते, लेकिन जिस तरीके से उसने ये किया, उसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। अध्याय 227 प्रस्तुतिकरण। बाकी 7 के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे जियान चेन के उन्हें जान से मारने के इरादे को साफ तौर पर भांप गए थे। अगर जियान चेन सिर्फ त्यानिक्सियोंग ली को ही मार पाता तो वे चौंक जाते, लेकिन जिस तरीके से उसने ये किया, उसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। जब जियान चेन ने त्यानिक्सियोंग दाओयुन के पवित्र हथियार को इतनी आसानी से भेद दिया था, तो इससे ये साबित हो गया था कि अगर वह चाहे तो 7 महान संत गुरुओं को चींटी को कुचलने जितनी आसानी से मार सकता है। हालांकि पवित्र हथियार मनुष्य का हथियार होता है, यह उसके जीवन से जुड़ाव का भी प्रतीक होता है। अगर उसका पवित्र हथियार टूट जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर वह दुर्भाग्य से जीवित भी रह जाए तो भी वह अपन से कम नहीं होगा। उनकी आंखों के सामने इस बात का पुख्ता सबूत था कि जियान चेन आसानी से उनके पवित्र हथियारों को नष्ट कर सकता है। जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चलने के इस विचार ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। अब तक उन 7 का लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका था और वे जियान चेन को पहले से अलग भाव से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर गहरा भय झलक रहा था। रुको मेरे साथी, कृपया अपना हाथ रोक लो। जियान चेन को द्वेष से भरी निगाहों से उन्हें घूरते देख एक बुजुर्ग ने जल्दी से उसे पुकारा और अपने पवित्र हथियार को अपने शरीर में वापस समाहित कर लिया, मानो वह जियान चेन का शत्रु बनने से इनकार कर रहा हो। फिर जियान चेन ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे प्रति नरमी बरतूं, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि इसमें दखल मत दो, लेकिन फिर भी तुम इसमें शामिल हो गए, इसलिए मुझे दोष मत दो। जियान चेन की बातों से 7 लोग एक पल के लिए भयभीत हो गए। फिर पहले बोलने वाले बड़े ने एक बार फिर कहा, जूनियर, यह महज एक गलतफहमी है। हम त्यानिक्सियोंग कबीले से नहीं हैं और हमें उन्होंने ही आमंत्रित किया है। आज अगर आप हमें जाने देंगे तो हम आपके आभारी नहीं रह पाएंगे। जी हाँ जूनियर, अगर आप हमें आज जाने देंगे तो हम तहे दिल से आपके आभारी होंगे। दूसरे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। जीवन के इस नाजुक मोड़ पर दोनों बुजुर्गों ने अपनी जान बचाने के लिए अपना उच्च पद त्याग दिया था। जियान चेन द्वारा त्यानिक्सियोंग दाओयुन को मारने के तरीके ने उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से बेकार कर दिया था। उनकी नज़र में आज अपनी जान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियान चेन के प्रति उनके मन में कोई द्वेष या घृणा नहीं थी। वे इस मामले में केवल इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि त्यानिक्सियोंग ली ने उन्हें आमंत्रित किया था। जियान चेन चमकती आंखों से उन 7 आदमियों को घूरता रहा। एक पल के लिए वह चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो बात ऐसी है तो मैं तुम्हें जीने का मौका देता हूँ। ये सुनकर 7 महान संत गुरुओं की आंखें चमक उठीं। हालांकि उनमें से 5 ने अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कहा, फिर भी उन सभी में जीने की प्रबल इच्छा थी। जीने की प्रबल इच्छा देखकर जियान चेन के होंठ और चौड़े हो गए और उसने कहा, तुम्हारे जीवित रहने की एक ही शर्त है। आज से तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करोगे और मेरे प्रति वफादारी दिखाओगे। उन 7 पुरुषों के चेहरे अचानक एक पल के लिए विकृत भाव से भर गए। वे सब चुप हो गए, मानो उनके भीतर एक तीव्र संघर्ष चल रहा हो। 7 के अनन्य की स्थिति को जानकर जियान चेन का चेहरा एक पल के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन मन ही मन वह हंस रहा था।
जब उसने तियानिक्सियोंग दाओयुन को मारने के लिए नीले और बैंगनी रंग की तलवार शक्ति का प्रयोग किया था तो वह कुछ ज्यादा ही था, लेकिन उसने पहले से ही सब कुछ योजना बना रखा था। उसका लक्ष्य सीधा था, अत्यधिक बल का प्रयोग करके वह सातों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करेगा और अंततः उस शक्ति का उपयोग अपने ज्वाला भाड़े के सैनिकों के समूह को बढ़ाने के लिए करेगा। बेशक अगर वे हठधर्मी बने रहे और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो जियान चेन बिना किसी झिझक के उन्हें मार डालेगा। अपने सामने खड़े सातों लोगों को देखकर जियान चेन समझ गया कि उसकी योजना आधी पूरी हो चुकी है। अब उसे बस ये देखना था कि वे सातों क्या फैसला करते हैं। जियान चेन मौका देखकर चौका मारो वाली कहावत को भली भांति समझता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी वेक सिटी के प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत शक्ति और प्रतिष्ठा है। यह मत सोचिए कि मैं आपको अपने अधीन करने की कोशिश करके आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में बात इसके विपरीत है। यदि आप मेरे अधीन हो जाते हैं तो मैं जियान चेन ये सुनिश्चित करता हूं कि भविष्य में आपकी उपलब्धियां वर्तमान से कहीं अधिक बेहतर होंगी। आपकी उपलब्धियां वेक सिटी जैसे छोटे और एकांत शहर तक सीमित रहने के बजाय अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। मेरी क्षमताओं पर संदेह न करें। सभी पुरुष अचानक ऊपर देखने लगे, मानो उन सभी के बीच एक समान भावना जागृत हो गई हो। हालांकि वे सभी जियान चेन को बहुत छोटा समझते थे, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें लगा मानो वे पीछे छूट गए हों। शक्ति के इस प्रदर्शन ने वास्तव में साबित कर दिया कि जियान चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बेशक उनके समूह में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पूरा विश्वास था कि जियान चेन किसी अत्यंत शक्तिशाली कुल से संबंध रखता है। इसके साथ ही उन सातों लोगों को ये ख्याल आया कि जियान चेन के साथ गठबंधन करना कोई बुरी बात नहीं होगी। वास्तव में जियान चेन के साथ जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होगा कि वे सचमुच सत्ता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे या नहीं। ठीक है, मैं वीस हूँ, दोहरे कबीले का प्रतिनिधि। दोहरे कबीला आपका अनुसरण करने के लिए सहमत है। आज से मेरे आदमियों की निगरानी आप ही करेंगे। पहले बोलने वाले बुजुर्ग ने प्रतिज्ञा की। जियान चेन के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। मैं काई गोत्र का काये एर हूँ। आज से मेरा गोत्र आपके अधीन है, आप इसे समाप्त कर सकते हैं। दूसरे बुजुर्ग ने कहा। जियान चेन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों बुजुर्ग काय और दोहरे वंश के प्रतिनिधि हैं। ये दोनों वंश बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि वेक सिटी के तियानिक्सियोंग वंश या जो वंश के बराबर शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन जियान चेन ने इनके बारे में पहले सुना था। तुम पांचों का क्या? जियान चेन ने 5 अधेड़ उम्र के आदमियों की ओर रुख किया। महान संत गुरुओं को तियान युआन महाद्वीप पर एक अच्छे स्तर का योद्धा माना जा सकता था, इसलिए जब ऐसे लोगों की बात आती थी तो वह उन्हें मरवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मिंगडोंग और उसके अलावा ज्वाला भाड़े के सैनिकों में कोई और नहीं था। अगर वह ज्वाला भाड़े के सैनिकों का विस्तार करना चाहता था तो उसे यथासंभव अधिक से अधिक शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करना होगा। ठीक है, मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे साथी भाई भी ऐसा ही करेंगे। उसके बाद शेष 5 व्यक्ति जियान चेन को अपना नेता मानकर उसके पीछे चलने के लिए सहमत हो गए। दूर से तियानिक्सियोंग कबीले के संरक्षक जियान चेन को ऐसे देख रहे थे मानो कोई नाटक देख रहे हों। हर कोई सदमे से चुप हो गया था जब उन्होंने देखा कि वेक शहर के 7 प्रसिद्ध व्यक्ति, जिन्हें तियानिक्सियोंग ली ने जियान चेन से लड़ने के लिए आमंत्रित किया था, अब उसके पीछे चल रहे हैं। उन्हें कभी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सातों उस व्यक्ति के अधीन हो जाएंगे जिसने तियानिक्सियोंग ली को मार डाला था। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने घटित होने के बावजूद सौगार्ड अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अध्याय 228 युद्ध में नाम कमाना। जियान चेन ने अपने सामने खड़े 7 महान संत गुरुओं पर एक बड़ी मुस्कान के साथ नजर डाली। इस क्षण उसका हृदय आनंद से भर उठा, क्योंकि अब से उसकी ज्वाला भाड़े की सेना केवल एक अकेली टुकड़ी नहीं रह जाएगी। इन 7 महान संत गुरुओं के शामिल होने से ज्वाला भाड़े की सेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि जियान चेन समझ गया था कि ये सातों आदमी सचमुच उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे और संभवतः बाद में उसे धोखा देने की कोशिश करेंगे। फिर भी जियान चेन के लिए यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि वह केवल अपने ज्वाला भाड़े के सैनिकों की शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बना रहा था। वह उनका उपयोग कुछ भाड़े के मिशनों को पूरा करने के लिए करेगा ताकि उनके ज्वाला भाड़े के सैनिकों का स्तर बढ़ सके। ये तरीका 7 महान संत गुरुओं का पूरी तरह से शोषण था, लेकिन चूंकि जियान चेन को उनकी कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह उनका उपयोग केवल थोड़े समय के लिए ही करेगा। आप पांचों अपना परिचय क्यों नहीं देते? जियान चेन ने उन 5 से पूछा। कुछ हिचकिचाहट के साथ 5 पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा। इससे पहले कि काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, मैं सेठ हूँ और ब्लडड मर्सिनरीज का नेता। मैं डुओकांग हूँ, गोल्डन ड्रैगन मर्सिनरीज का कप्तान। मैं 4 भाड़े के सैनिकों में से 4 कास हूँ। मेरा नाम मोतियान है, मैं भाड़े के सैनिकों का सरदार हूँ। मेरा नाम जैफिर भाड़े के सैनिकों का किंगफेंग है। 5 व्यक्तियों ने बारी बारी से अपने नाम और संगठन बताए, लेकिन हर परिचय के साथ जियान चेन का आश्चर्य बढ़ता ही गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 5 भाड़े के सैनिकों के गिरोहों के सरदार होंगे। अगर ऐसा था तो उसने वेक सिटी के 5 भाड़े के सैनिकों के गिरोहों और 2 बेहद प्रभावशाली कुलों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। इस खुलासे से जियान चेन आज कमाए गए लाभ से संतुष्ट था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा अकेला व्यक्ति अचानक इतनी शक्ति हासिल कर लेगा। साथ ही वह इस बात से भी बुरी तरह वाकिफ था कि हालांकि वेक सिटी के भीतर यह काफ़ी शक्ति थी, लेकिन तियान युआन महाद्वीप के भीतर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैफिर भाड़े के सैनिकों का किंगफेंग। अंतिम व्यक्ति का नाम सुनते ही जियान चेन की आंखों में हैरानी के भाव आ गए। ये नाम उसकी तलवार के नाम से बिल्कुल मेल खाता था। कितना संयोग है। जियान चेन ने किंगफेंग नाम के उस व्यक्ति को गौर से देखा। वह लगभग 40 वर्ष का लग रहा था और एक विद्वान की तरह दुबला पतला था। उसने सफ़ेद रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके बाल कंधों से होते हुए कमर तक लटके हुए थे।
कभी कभी हवा उसके बालों को इस तरह उड़ाती थी कि वे हवा में लहराने लगते थे। उसकी बाहें तेज तलवारों जैसी थीं और उनके नीचे छिपी उसकी चमकीली आंखों को छुपा नहीं पा रही थीं, जिनमें एक जीवंत चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाहें किसी को तलवार की तरह भेद सकती हों। किंगफेंग से धीरे धीरे दूर जाते हुए जियान चेन ने तियानिक्सियोंग सदस्यों के दूसरे समूह की ओर देखा और कहा, तियानिक्सियोंग ली की मृत्यु हो गई है। अब से वेक सिटी में तियानिक्सियोंग वंश नहीं रहेगा। मुझे पता है कि आप में से कई तियानिक्सियोंग वंश द्वारा नियुक्त अंगरक्षक हैं। चूंकि मैं अच्छे मूड में हूं और निर्दोषों को बेरहमी से मारना नहीं चाहता, इसलिए आप सब जा सकते हैं। अचानक 100 पहरेदार अपनी सुस्ती से जाग उठे और 7 महान संत गुरुओं और तियानिक्सियोंग भाइयों के शवों से अपनी निगाहें हटा लीं। पूरा प्रांगण सन्नाटे में डूब गया। ये व्यक्ति नायक को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता है। ये हमें न मारने के लिए नायक को धन्यवाद देता है। ... इसके बाद सन्नाटा तुरंत टूट गया क्योंकि कई लोग जियान चेन को धन्यवाद देने लगे। इसके बाद किसी को भी रुकने की कोई अनिच्छा नहीं हुई और सब तुरंत चले गए। जल्दी ही 100 रक्षक तियानिक्सियोंग कबीले के प्रांगण से चले गए और 40 लोगों को वहीं छोड़ गए जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। जियान चेन ने उन कुछ लोगों को कुछ हैरानी से देखा और पूछा, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गए? कुछ लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर एक हटे कट्टे दिखने वाले व्यक्ति ने आगे बढ़कर जियान चेन के युवा चेहरे को देखते हुए कहा, तलवारबाज, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मेरे पीछे आओगे? जियान चेन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। इस आदमी को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग 30 वर्ष का होगा और उसका कद काफी अच्छा होगा, लगभग 2 मीटर लंबा। उसकी मांसपेशियां काफी उभरी हुई थीं और उसके हाव भाव से जियान चेन समझ गया कि वह संत गुरु स्तर का होगा। जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप सचमुच मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ही देर में भाड़े के सैनिकों के संग में रजिस्टर में शामिल कर दूंगा। उस व्यक्ति के चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी और उसने जल्दी से कहा, ये तो अपने साथी तलवारबाज की बात सुनेगा। मेरे साथी तलवारबाज, मैं भी आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना चाहता हूँ। मेरे साथी तलवारबाज, कृपया मुझे भी अपने भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल कर लें। इसके तुरंत बाद कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों ने भी जियान चेन से गुहार लगाना शुरू कर दिया कि वह उन पर ध्यान दे और उन्हें स्वीकार कर ले। हालांकि जियान चेन ने तियानिक्सियोंग ली की हत्या कर दी थी, लेकिन इनमें से कई लोग तियानिक्सियोंग कबीले द्वारा मात्र किराए पर लिए गए थे और उनका तियानिक्सियोंग ली से कोई अन्य संबंध नहीं था। वे उससे मित्रवत भी नहीं थे, इसलिए उसकी मृत्यु पर उन्हें कोई द्वेष नहीं था और न ही वे जियान चेन से बदला लेने का प्रयास करेंगे। उनकी विनती के कारण जियान चेन को केवल इतना ही स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि ये लोग कुछ ही संत मास्टर्स के साथ महान संत स्तर और उससे ऊपर के थे, लेकिन एक बार जब वे ज्वाला भाड़े के सैनिकों में शामिल हो जाएंगे तो समूह की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जियान चेन को नहीं पता था कि उनका असली मकसद क्या था या वे किसी और के प्रति वफादार थे या नहीं, लेकिन फिलहाल इससे फ्लेम मर्सिनरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस समय भाड़े के सैनिकों के समूह को सदस्यों की सख्त जरूरत थी। फ्लेम मर्सिनरीज के साथ स्थिति स्थिर होने पर ही जियान चेन समूह से अवांछित सदस्यों को निकालेगा। तियानिक्सियोंग ली और तियानिक्सियोंग दाओयुन के अलावा क्या कोई और पुरुष हैं? जियान चेन ने शेष 40 पुरुषों की ओर देखते हुए पूछा। जैसे ही जियान चेन ने अपना प्रश्न पूछा, जियान चेन का साथ देने का वादा करने वाला पहला व्यक्ति तुरंत बोला, तियानशियोंग ली की 3 पत्नियां हैं जो सभी आंगन के पीछे रहती हैं। कृपया एक क्षण रुकिए साथी तलवारबाज, मैं उन्हें तुरंत बाहर लाता हूँ। इतना कहकर वह तुरंत आंगन के पीछे की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद कुछ समझदार लोगों ने जियान चेन का विश्वास जीतने का अच्छा मौका देखा और तुरंत उस व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़े। इन आदमियों को आंगन के पिछले हिस्से की ओर जाते देख बाकी बचे 40 आदमी अचानक अंधेरे में डूब गए, मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि उन्होंने एक अच्छा मौका गंवा दिया है। उन आदमियों को आंगन के पिछले हिस्से में गायब होते देख उनकी आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा झलक रहा था। जियान चेन ने उन आदमियों को देखा और अनजाने में उसके चेहरे पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। उनके हाव भाव से जियान चेन ने तुरंत ही सब कुछ समझ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसके लिए इन आदमियों का बाद में फायदा उठाया जा सकता था और इनकी कीमत कम होते ही इन्हें पल भर में हटाया जा सकता था। मुझे छोड़ दो, मुझे अभी रिहा करो। कुछ देर बाद कुछ महिलाओं की डरावनी चीखें सुनाई देने लगी, क्योंकि पहले गए पुरुषों का समूह 3 महिलाओं के साथ वापस आ गया था। उन तीनों में से 2 लगभग 30 वर्ष की थीं, जबकि तीसरी लगभग 20 वर्ष की लग रही थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। साथी तलवारबाज, ये तीनों तियानिक्सियोंग ली की पत्नियां हैं। इनमें से 2 कई वर्षों से उनके साथ हैं, जबकि कम उम्र वाली की शादी को तियानिक्सियोंग ली हुए केवल 2 साल हुए हैं। जियान चेन के पूछने से पहले ही पहले व्यक्ति ने उनका परिचय करा दिया। जियान चेन ने इस आदमी के काम को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह हट्टा कट्टा आदमी इतना बारीकी से काम करेगा। तीनों महिलाओं का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उनके चेहरे पर रक्त संचार पूरी तरह रुक गया हो। तियानिक्सियोंग ली और तियानिक्सियोंग दाओयुन के शवों को देखते ही वे सदमे से एकदम चुप हो गईं। उस आदमी ने जियान चेन के चेहरे की ओर देखते हुए अपनी कुल्हाड़ी एक महिला की गर्दन पर रखी और कहा, साथी तलवारबाज, चूंकि ये तीनों तियानिक्सियोंग ली की पत्नियां हैं तो क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। उस सवाल को सुनते ही तीनों महिलाएं दहशत से चीख पड़ीं, मानो उन्हें पता था कि इसके लिए जियान चेन ही जिम्मेदार है। वे सब दया भरी निगाहों से जियान चेन को देखने लगीं और उनकी आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे। इन तीनों महिलाओं की बेबसी देखकर जियान चेन ने आह भरकर हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, इन्हें जाने दो। इन तीनों महिलाओं के सामने जियान चेन को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे विरोध भी नहीं कर पा रही थीं। आखिर वह कोई निर्दयी इंसान तो था नहीं। जी हाँ, तलवारबाज। उन्हें जियान चेन के शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने तुरंत महिला को अपनी पकड़ और हथियारों से मुक्त कर दिया। इसके बाद जियान चेन लोगों के बड़े समूह को लेकर तियानिक्सियोंग कबीले के प्रांगण से निकल गया। तियानिक्सियोंग कबीले से संबंधित मामला एक नाटकीय अंत के साथ समाप्त हुआ।
त्यानिक्सियोन वंश की स्थापना बहुत पहले नहीं हुई थी और यह अन्य कई वंशों के 100 साल पुराने इतिहास से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। इसलिए वंश की शक्ति के वास्तविक स्तंभ त्यानिक्सियोंगली और त्यानिक्सियोंग दाओयुन थे। त्यानिक्सियोन वंश के विनाश की खबर वेक सिटी में तेजी से फैल गई और इसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये खबर जो वंश के विनाश से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जब सबको पता चला कि त्यानिक्सियोन कबीले का सफाया हो गया है, तो जियान चेन का नाम तेजी से मशहूर हो गया। शहर में लगभग हर कोई उसे जानता था और उसके कारनामों से वाकिफ था। 2 दिनों के भीतर ही जियान चेन ने त्यानिक्सियोन कबीले को नष्ट करने से पहले जोहू भाड़े के सैनिकों और जोहू कबीले को भी तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, उसने 2 कबीले के मुखियाओं और उनके भाड़े के सैनिकों के 5-5 सरदारों को भी अपने वश में कर लिया। इस चौंकाने वाली जानकारी पर पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। अध्याय 229 सत्ता में वृद्धि। जियान चेन 40 आदमियों को लेकर वेक सिटी के केंद्र में स्थित भाड़े के सैनिकों के संग में गया, जहां उसकी योजना उन सभी को अपने ज्वाला भाड़े के सैनिकों में शामिल करने की थी। साथ ही तलवारबाज, भविष्य में हम आपको किस नाम से पुकारें? एक व्यक्ति ने जियान चेन से पूछा। अभी के लिए मुझे जियान चेन कहो। जब तुम सब मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो जाओगे तब मुझे कप्तान कहोगे। जियान चेन ने शांत भाव से कहा और फिर उस पहले व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसने उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता। ये सुनकर वह व्यक्ति दिल खोलकर हंसा और बोला, मेरा नाम शियोंग ताई है, लेकिन कप्तान मुझे दा शियोंग कह सकते हैं। जियान चेन ने आलस से सिर हिलाते हुए बाकी 5 कप्तानों की ओर देखा। क्या आपने अभी तक अपने भाड़े के सैनिकों के समूहों से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है? 5 आदमी एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर डुओकांग ने जवाब दिया, चूंकि हम आपके साथ जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए इस मामले को आपको ही सुलझाना चाहिए। जियान चेन ने कुछ देर सोचते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। वहां पहुंचने के बाद तुम अपने सभी भाड़े के सैनिकों को वहां ले आना। जो भी भाड़े के सैनिक मेरे साथ आना चाहेंगे वे हमारी ज्वाला भाड़े की सेना में शामिल हो जाएंगे, जो नहीं आना चाहेंगे वे जा सकते हैं। हालांकि जिनके पास दूसरों से अधिक शक्ति है उन्हें मेरे निरीक्षण के लिए यहीं रुकने के लिए कहा जाना चाहिए, समझे? समझ गए, 5 ने तुरंत जवाब दिया। फिर जियान चेन एक पल रुका और उनसे दोबारा बोला, मैं जानता हूं कि आप अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को भंग करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। मेरा अनुसरण करना जीवन में सही मार्ग पर चलना है। भविष्य में हमारे ज्वाला भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से पूरे तियान युआन महाद्वीप को चौंका देंगे। इतना कहते ही जियान चेन की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और उसने अपनी योजनाओं को साकार करने का संकल्प लिया। जब उसकी बातें दूसरों के कानों तक पहुंची तो सबने इसे एक मजाक समझा। वहां किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक अज्ञात भाड़े के सैनिकों का समूह तियान युआन महाद्वीप को हिला देने वाला एक महाशक्तिशाली भाड़े के सैनिकों का समूह बनना चाहेगा। ये लोग जीवन के लंबे और कठिन रास्तों से परिचित थे। वे जानते थे कि ज्वाला भाड़े के सैनिकों की वर्तमान शक्ति के साथ उनके और जियान चेन के लक्ष्य के बीच की दूरी लगभग अनंत थी। कैप्टन, हमारे दोहरे और काई कबीले का क्या होगा? हालांकि हमारे कबीले उतने कमजोर नहीं हैं, लेकिन मार्शल आर्ट में हमारी ताकत उतनी विकसित नहीं है। हमारे दोनों कबीले अन्य मामलों पर ध्यान देते हैं और अगर हम भाड़े के सैनिकों के समूह की तरह काम करने लगे तो इसे हमें बहुत नुकसान होगा। काये ने पूछा। ये सुनकर जियान चेन भी चुप हो गया। काये की बातों में सच्चाई थी। काय और दोहरे कबीले कुछ हद तक शक्तिशाली थे, लेकिन दोनों ही कबीले व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित थे। वर्षों के विकास के बाद उन्होंने वेक सिटी के बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया था। यदि यह स्थान नष्ट हो जाता तो उनकी वर्षों की मेहनत और परिश्रम व्यर्थ हो जाता और उसे पुनः प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं बचता। जियान चेन ने काफी देर तक इस पर विचार किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों कुलों को अपने मूल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वेस और काये दोनों अपने अपने कुलों के संचालन की देखरेख करेंगे, लेकिन अंततः जियान चेन ही पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करने वाला होगा। लोगों का वह बड़ा समूह जब लहर की तरह सड़कों पर चल रहा था तो राहगीर उन्हें देखे बिना नहीं रह सके। उनमें से 7 लोग वेक सिटी के प्रतिष्ठित सदस्य थे और सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही दिखाई देते थे। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया और आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। भाड़े के सैनिकों के संघ के साथ सड़क पर उतरने से पहले जियान चेन और 5 कप्तान अलग अलग रास्तों पर चले गए। फिर त्यानिक्सियोन कबीले के शेष अंगरक्षकों और 2 बुजुर्गों के साथ जियान चेन संघ में शामिल हो गया। भाड़े के सैनिकों के संघ में कुल 43 गार्ड और 2 महान संत गुरु बुजुर्ग थे, जिन्होंने कुछ प्रक्रियाओं से गुजरकर ज्वाला भाड़े के सैनिकों के आधिकारिक सदस्य बन गए। इन 43 लोगों में अप्रत्याशित रूप से 16 संत गुरु थे। शेष 27 लोग सभी महान संत स्तर के थे। इन लोगों और 7 महान संत गुरु विशेषज्ञों के साथ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहले अज्ञात और छोटे पैमाने पर गठित ज्वाला भाड़े के सैनिक लगभग तुरंत ही वेक सिटी की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गए थे। हालांकि फ्लेम मर्सिनरीज की ताकत में अचानक जबरदस्त उछाल आ गया था, फिर भी इस भाड़े के सैनिकों के समूह का रैंक सी ही था। अगर उन्हें अपना रैंक बढ़ाना था तो पहले उन्हें कई मिशन पूरे करने होंगे। सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद जियान चेन पूरे समूह को भाड़े के सैनिकों के संग से बाहर ले जा रहा था। तभी अचानक जियान चेन को एक तेज आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। भाई जियान चेन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जियान चेन भाड़े के सैनिकों के संग से आगे बढ़ना तुरंत रोक दिया और फिर अचेतन रूप से उस दिशा में मुड़ गया जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया उसने उस व्यक्ति को देखा जिससे वह 2 दिन पहले ही अलग हुआ था। वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों का कप्तान हुडोल्फ उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। जियान चेन के पास पहुंचकर हुडोल्फ ने अपने पीछे खड़े सभी लोगों को देखकर हैरानी जताई, लेकिन तुरंत जियान चेन की ओर मुड़कर कहा, भाई जियान चेन, अगर मैं आपसे निवेदन करने की हिम्मत करूं तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? मुस्कुराते हुए जियान चेन ने जवाब दिया, कैप्टन हुडोल्फ, आपके मन में जो भी हो कहिए। हुडोल्फ के बारे में जियान चेन की राय काफी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने उनके प्रति विनम्रता दिखाई।
भाई जियान चेन, मैं आज से आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना चाहता हूं और आपके साथ यात्रा करना चाहता हूं। क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे? बोलते समय हुडोल्फ थोड़ा शर्मिंदा था। वह 50 वर्ष का हो चुका था, फिर भी वह एक 20 वर्षीय युवक के साथ महाद्वीप में घूमने का अनुरोध कर रहा था। वास्तव में यह उसके लिए एक अजीब सवाल था। हुडोल्फ की बातें सुनकर जियान चेन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसकी यह विनती ऐसी थी जिसकी जियान चेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। मन में सदमे के बावजूद जियान चेन ने जल्दी से खुद को शांत किया और कहा, हाँ, तो कप्तान हुडोल्फ भी मेरे साथ तियान युआन महाद्वीप की यात्रा करना चाहते हैं। तो मुझे आपका साथ पाकर गर्व होगा। लेकिन कप्तान हुडोल्फ, आप वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों से कैसे निपटेंगे? कल आपके जाने के बाद मैंने लॉयल स्पिरिट मर्सिनरी से सुलह कर ली है। मेरे कप्तान का पद एक योग्य भाई को सौंप दिया गया है, यानी मैं अब लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज का हिस्सा नहीं हूँ। पीछे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पास खड़े 5 आदमियों का परिचय कराया। इन 5 को आप पहले भी देख चुके हैं। ये मेरे भाई हैं और लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज को मेरे साथ छोड़कर आए हैं, इस उम्मीद में कि हम एक बार फिर भाई जियान चेन के साथ यात्रा कर सकें। हुडोल्फ की आंखें कहीं दूर चली गईं जब उन्हें जियान चेन द्वारा उस युद्धपोत को आसानी से मार गिराने का क्षण याद आया। इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति देखकर जियान चेन की प्रतिभा स्पष्ट हो गई थी। इसलिए विचार करने के बाद हुडोल्फ ने लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज का नेता बनने के लिए किए गए 12 वर्षों के परिश्रम को त्यागने का फैसला किया और जियान चेन का अनुयायी बन गया। जियान चेन ने हुडोल्फ के पीछे खड़े 5 लोगों को देखा। ये 5 बिल्कुल अपरिचित नहीं थे। ये लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज के संत मास्टर विशेषज्ञ थे। जियान चेन ने अपने फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल होने के उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और तुरंत उन 6 को अपने साथ फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ले गया ताकि वे 6 नए सक्षम संत मास्टर बन सकें। इसी क्षण भारी कवच पहने कमांडर डुओली अपने 2 अंगरक्षकों के साथ प्रकट हुए। तुरंत जियान चेन के पास आकर उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियान चेन, स्वामी जी चाहते हैं कि आप कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर संक्षिप्त चर्चा के लिए उनके महल में आएं। अध्याय 230, कक्षा 5 का जादुई जीव। वेक सिटी के स्वामी का निमंत्रण ऐसा था जिसे जियान चेन ठुकरा नहीं सकता था। साथ ही उसके पास एक महत्वपूर्ण काम भी था जिसमें स्वामी युनली उसकी मदद कर सकते थे। कमांडर डुओली, कृपया मुझे यहाँ अपने काम निपटाने दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे। जियान चेन ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। अभी तक उसने सदस्यों के पद और कार्य तय नहीं किए थे और अगर उसने ये काम नहीं किया तो कई लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, जो जियान चेन बिल्कुल नहीं चाहता था। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया है, तो मैं पहले चलता हूँ। कमांडर डुओली ने एक पल के लिए जियान चेन को देखा, फिर अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा। उसके बाद बिना कुछ और कहे वह भाड़े के सैनिकों के संग से निकल गया। कमांडर डुओली के जाने के बाद जियान चेन भी अपने साथियों के साथ भाड़े के सैनिकों के संग से निकल गया। चूंकि भाड़े के सैनिकों के संग में अक्सर एक साथ कई लोग प्रवेश करते थे, इसलिए 20-30 लोगों का एक साथ दिखना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए जब जियान चेन अपने 40 साथियों के समूह के साथ निकला तो किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। कायर। चलते चलते जियान चेन ने अचानक उसका नाम पुकारा। लीजिए कप्तान, आपका क्या आदेश है? 60 वर्षीय कायर ने जल्दी से जवाब दिया। जियान चेन की ताकत देखकर वह उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 10 वर्षों में जब कायर एक मामूली भाड़े के सैनिक से आज के उस मुकाम तक पहुंचा, तब तक उसने कई अनुभव प्राप्त कर लिए थे। इसलिए वह जानता था कि यदि किसी को एक मजबूत समर्थक का साथ मिले तो वह बिना समर्थक वाले व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। साथ ही यदि वह समर्थक भी काफी मजबूत हो तो वह स्वयं भी इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। जियान चेन लगभग 20 वर्ष का था, फिर भी उसने किसी तरह इतनी उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसी तथ्य के आधार पर कायर ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि जियान चेन को कोई शक्तिशाली संरक्षक का समर्थन प्राप्त है। भले ही उसका कोई संरक्षक न हो और वह केवल साधना में निपुण हो, कायर उस तरीके से उसका अनुसरण करने के लिए तैयार रहता। यहाँ तक कि वे स्कूल के अन्य वरिष्ठों और गुरुओं ने भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इसलिए इन दोनों वरिष्ठों ने जियान चेन का अनुसरण करने के लिए सहर्ष सहमति दी, क्योंकि यदि वह सफलता के इस पथ पर चलता रहा तो वे भी जल्द ही महाद्वीप के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। यही क्षण उनके लिए भविष्य में शीर्ष पर पहुंचने का सुनहरा अवसर था। यदि वे जियान चेन का नाम महाद्वीप के शीर्ष पर आने तक प्रतीक्षा करते तो चाहकर भी उनके लिए तब तक शीर्ष पर पहुंचना असंभव हो जाता। क्यों न आप सबको कुछ समय के लिए काई कबीले में रहने के लिए ले जाएं, तब तक मैं स्वामी के महल में जाता हूँ। हम बाकी मामलों को वहां सुलझा लेंगे। जियान चेन ने कहा। जी कप्तान, कायर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वेस, तुम भी अपने कबीले में लौट जाओ। भविष्य में तुम और कायर को अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि तुम वेक सिटी के सभी व्यवसायों को नियंत्रित कर सको। कप्तान, चिंता मत करो। हमारे काय और दोहरे कबीले भले ही हम एक हो जाते, त्यानिक्सियोन कबीले से कमजोर होते। लेकिन अब जब जो और त्यानिक्सियोन कबीले नष्ट हो चुके हैं तो उनकी राजनीतिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। हम इस मौके का फायदा उठाकर उनकी छोड़ी हुई शक्ति के लिए लड़ सकते हैं और धीरे धीरे पूरे वेक शहर पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि इस समय हमें अच्छी खासी सैन्य शक्ति की भी जरूरत होगी, क्योंकि वेक शहर की कई ताकतें आसानी से दबने वाली नहीं हैं। अगर वे सब एक हो जाते हैं तो हमारे काय और दोहरे कबीले उनका मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होंगे। वेस ने कहा। जियान चेन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कहा, इस बारे में ज्यादा चिंता न करें। अभी वेक सिटी जादुई राक्षसों के आक्रमण के कगार पर है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। फ्लेम मर्सिनरीज के सदस्यों को कुछ निर्देश देने के बाद जियान चेन तुरंत नगर स्वामी के महल के लिए रवाना हो गया। जियान चेन के नगर स्वामी के महल में पहुंचने के बाद द्वार पर तैनात पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक दिया और विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या आप महाराज जियान चेन हैं? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। जियान चेन ने गार्ड को शांत भाव से देखा।
महाराज जियान चेन, कृपया एक क्षण रुकिए, मैं जाकर स्वामी को सूचित करता हूँ। जियान चेन की पहचान की पुष्टि करते ही गार्ड हवेली के अंदर भाग गया। उस आदमी को हवेली के अंदर जाते देख जियान चेन बिल्कुल भी अधीर नहीं हुआ, बल्कि वह दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में महंगे कपड़े पहने यूनली अचानक अंदर से बाहर आती हुई दिखाई दी। अरे भाई जियान चेन, आप द्वार के बाहर क्यों खड़े हैं? अरे मेरे रक्षक की कितनी लापरवाही है, कृपया अंदर आइए और बैठ जाए। यूनली मुस्कुराते हुए जियान चेन के पास पहुंचा। बदले में मुस्कुराते हुए जियान चेन यूनली के पीछे पीछे अतिथि कक्ष में चली गई, जहां उन्होंने बातचीत शुरू की। शांत कमरे में यूनली और जियान चेन बैठने ही वाले थे कि जियान चेन ने पूछा, नगर स्वामी मुझसे किस बारे में बात करना चाहते होंगे? यूनली ने अचानक आह भरी, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक अत्यंत गंभीर भाव आ गया। भाई जियान चेन, आपके आने के बाद से हमारे वेक सिटी की ताकत काफी कम हो गई है। अभी जादुई राक्षसों के आक्रमण के खतरे के चलते दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यूनली के चेहरे पर चिंता का भाव था। यूनली की बात सुनकर जियान चेन मुस्कुराया और बोला, प्रभु, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो क्या पिछली लहरों में कभी भी किसी श्रेणी 5 के जादुई जानवरों का कोई प्रकटीकरण हुआ था? जियान चेन के सवाल पर सोचते हुए यूनली का चेहरा और भी गंभीर हो गया। हाँ, जादुई राक्षसों का प्रकोप लगभग 12 से 20 साल में एक बार होता है, और पिछले अभिलेखों के अनुसार वेक सिटी की स्थापना के बाद से 20 से अधिक बार ऐसा हो चुका है। इसके अलावा 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस से जुड़ी 5 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन सभी घटनाओं में हमारी वेक सिटी को भारी नुकसान हुआ और उन्हें मारने के लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। आखिरी घटना में हम एक राजा शहर से संपर्क करने में कामयाब रहे, जहां से एक पृथ्वी संत गुरु को भेजा गया ताकि वे उससे निपट सकें। इसलिए उस समय हमारी वेक सिटी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओह, जब आप ऐसा कहते हैं तो 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस के हमले की संभावना बहुत कम लगती है। जियान चेन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। प्रभु यूनली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं, जियान चेन, अपनी पूरी ताकत से वेक सिटी को जादुई राक्षसों के हमले से बचाऊंगा। जब तक 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस नहीं आते तब तक कोई समस्या नहीं होगी। भले ही हमने त्यानिक्सियोंग ली और 3 अन्य महान संत गुरुओं को खो दिया है, मैं उनकी कमी को पूरी तरह से पूरा कर लूंगा और किसी भी तरह से कमतर नहीं रहूंगा। हाँ, भाई जियान चेन, आपकी ये बातें सुनकर तो मुझे वाकई तसल्ली हो गई। मुझे यकीन है कि जियान चेन बोलने से पहले काम नहीं करता। जियान चेन की बातें सुनकर यूनली की कसी हुई बाहें धीरे धीरे खुल गईं। हालांकि उसने जियान चेन की ताकत खुद कभी नहीं देखी थी, फिर भी उसे इस बात का गहरा एहसास था कि अगर वह अकेले ही जोऊ कबीले और त्यानिक्सियोन कबीले को नष्ट कर सकता है तो वह कितना शक्तिशाली होगा। मेरे स्वामी, कुछ बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। अचानक कमरे के बाहर से किसी घबराए हुए व्यक्ति की चीखें सुनाई दीं। कुछ ही देर बाद कमरे के बंद दरवाजे खुल गए और खून से लथपथ एक सैनिक अचानक दौड़ता हुआ अंदर आ गया। मेरे स्वामी, कुछ भयानक घटना घटित हुई है। हमने जादुई जीव 1 में एक टोही अभियान पर जो छोटा दस्ता भेजा था, उसका अचानक एक 5वें दर्जे के जादुई जीव से सामना हो गया। मेरे अलावा बाकी सभी उस 5वें दर्जे के जादुई जीव के हाथों मारे गए। सैनिक ने हांफते हुए चिल्लाकर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।